गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग क्लास करने वाले हैं। पहले मैं इंपॉर्टेंस की बात करना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास से 1 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आप लोगों के एग्जाम में डिस्कस होता ही होता है। बाकी अगर 2 मार्क्स आ जाए तो फिर ये कहीं ना कहीं हमारे लक के ऊपर डिपेंड करता है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है। सारी की सारी चीजें थ्योरेटिकल है। इसमें मैं समझता हूँ आज बहुत ज्यादा ब्रेन पे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर चीजें समझ में आ जाएं और कुछ वैल्यूज याद हो जाएं, और वो वैल्यूज भी बिल्कुल 0, -1, +1 इस तरह की वैल्यूज हैं, तो आई होप सो आपका जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है 100% ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, डेली बिहेवियर में अगर मैं इस पार्ट की बात करता हूँ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों को चीजों को देखना होता है कि जो हमारे सराउंडिंग में मटेरियल्स हैं उनकी नेचर क्या है, उनकी बिहेवियर क्या है। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है हम लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। जो मटेरियल है नेचर में हम लोगों को मिल रहा है, उनके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो बेसिकली 3 तरह के मटेरियल्स हम लोग यहाँ क्लासिफिकेशन में लेकर के आते हैं। सबसे पहला है डाई मैग्नेटिक। डियर स्टूडेंट, डाई मैग्नेटिक का मतलब यहाँ बिल्कुल क्लियर सा है। डाई का मतलब मरे हुए, मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिज्म के लिए जो मरे हुए हैं, यानी बिल्कुल मैग्नेट के लिए एक उल्टा रेस्पॉन्स करते हैं, नेगेटिव रेस्पॉन्स करते हैं, मैग्नेट को बिल्कुल लाइक नहीं करते। इस तरह के मटेरियल्स को हम लोग डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के नाम से जानते हैं। जब हम डिफाइन की बात करेंगे तो देखिए बड़ा क्लियर सा है, विच डेवलप फीबल मैग्नेटाइजेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी अगर मैं किसी फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस सब्सटेंस को प्लेस करूंगा तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए ये मेरे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, नो डाउट यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे साउथ है। तो ऑब्वियसली जब इसके मैग्नेटाइजेशन की बात होगी तो उल्टा मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। जिधर साउथ है उधर नॉर्थ हो जाएगा, जिधर नॉर्थ है उधर साउथ हो जाएगा। यानी एक तरीके से रिपेलिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। क्या रखते हैं? रिपेलिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इनको डाल दिया जाए तो ये उसको रिपेल करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो बिस्मथ है, कॉपर है, लेड है, जिंक है, टिन है, गोल्ड है, सिलिकॉन है, नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ये एट एसटीपी पर है। एसटीपी की पी का मतलब सीधा था स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो डियर स्टूडेंट, टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। और जब हम लोग प्रेशर की बात करते हैं तो दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये होता है। साथ में वाटर है, सोडियम है, सोडियम क्लोराइड है, यानी सोडियम क्लोराइड का मतलब सीधा सा नमक। तो आप चाहें तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नमक को रखेंगे तो ये प्रॉपर्टी आप लोग देख सकते हैं, एक एक्टिविटी करके दिखा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जरा देखें हम लोग इस डायग्राम को। तो डायग्राम में यही चीज एक्सप्लेन की हुई है कि मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पे कोई ये एक नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गया है इसके बीच में। अगर मैंने यहाँ कोई भी डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस कर दिया या ऐसे मैग्नेटिक सब्सटेंस कर दिए जो मैग्नेटिज्म को लाइक नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ पर भी नॉर्थ हमारा इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ साउथ है तो साउथ ही इंड्यूस हो जाएगा। यानी अपोजिट पोलरिटी हम लोगों को मिलेगी, अनलाइकिंग पोलरिटी हम लोगों को यहाँ पे मिलेगी। आई होप सो ये डायग्राम क्लियर होगा। दूसरी तरफ हम लोग ये देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इसके अंदर से पास नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इससे दूरी बना करके बाहर से निकल जाती हैं। बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि आप रास्ते में जा रहे हैं, बहुत सारी भीड़ रास्ते में जा रही है, और रास्ते में सपोज कहीं कोई एक गड्ढा है या कोई गंदी चीज पड़ी हुई है, तो लोग क्या करते हैं, उससे दूरी बना करके बाहर से निकल जाते हैं। जस्ट लाइक फील्ड पैटर्न हम लोगों को मिलता है डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का, अगर उनको हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देयर इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में अगर मैं लेता हूं लिक्विड की बात, तो लिक्विड को लेकर के भी मैंने एक पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। इस पैटर्न को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए डिफरेंट बुक्स में ये डायग्राम थोड़ा सा कई बार हम लोगों को परेशान कर देता है। तो डियर स्टूडेंट समझिए, अगर नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में एक एप्रोप्रिएट गैप है, छोटा गैप नहीं है, एक एप्रोप्रिएट गैप है, तो ऑब्वियसली जो इसका यहां पर सेंटर होगा, इस सेंटर पर क्या मिलेगा मेरे को, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। किसकी वजह से? इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से। तो जैसे ही मैं इसमें लिक्विड प्लेस करूंगा तो जहां मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर ये बंप ले जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा, यानी कि रिपेलिंग कंडीशन होगी। और जहां मैग्नेटिक फील्ड कंपैरेटिवली कम है
वहां पर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी फिगर में अगर ये गैप मेरा कंपैरेटिवली काफी कम है तो ऑलमोस्ट ये उल्टा मेरे को मिलता है। तो इस फिगर को थोड़ा ध्यान से बनाने की बात है और इसमें क्लियरली मेंशन भी करना चाहिए कि दोनों मैग्नेट्स के बीच में गैप हम लोगों ने क्या लिया हुआ है। तो अगर लेस गैप है तो उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो अलग होगा और मोर गैप है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट अलग होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगली बात हम लोग करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस की रॉड है, बार है, इस बार को मैंने फ्री टू सस्पेंड जो है प्लेस कर दिया इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इस तरीके से अपने आप को अलाइन करेगा कि कम से कम क्रॉस सेक्शनल एरिया मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास हो या मैग्नेटिक फील्ड कम से कम एरिया से पास हो। इस तरीके से ये अपने आप को अलाइन कर लेगा। तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम लोग प्लेस करते हैं, जिनको हम लोग देखते हैं, लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक मैथमेटिकल एस्पेक्ट छोटा सा आप लोगों को मिलता है कि जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए लेस देन 1 होती है। रिलेटिव परमिएबिलिटी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए लेस देन 1 होती है। आप इस चीज को यहां से देखेंगे। अब लेस देन 1 के लिए मैं अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूंगा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है कि मैंने मान लीजिए टेम्परेचर ले लिया। ध्यान रहे टेम्परेचर आप लोगों का ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, यानी केल्विन में टेम्परेचर आप लोगों ने लेना है। ये आपने चाई एम यानी ससेप्टिबिलिटी को शो किया है। अब ससेप्टिबिलिटी जो है अगर मैं देखूं तो 1 प्लस चाई एम रिलेटेड रहता है किसके साथ में, म्यू आर के साथ, रिलेटिव परमिएबिलिटी के साथ में। अब रिलेटिव परमिएबिलिटी मेरा लेस देन 1 है तो ऐसी स्थिति में ससेप्टिबिलिटी जो है वो मेरा नेगेटिव में होगा और नेगेटिव में होगा तो मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव में ससेप्टिबिलिटी दिखा दिया। अब अगर मैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाता चला जाता हूं तो उसकी ससेप्टिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये छोटा सा ग्राफ है लेकिन आप देखेंगे तो सेम क्वेश्चन नीट में, जेईई में, सीबीएसई में कई बार रिपीट हुआ है। तो दैट इज फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो वो थ्योरी में भी पूछ लेता है, कई बार ग्राफिकल पूछ लेता है, कई बार मैथमेटिकल पूछ लेता है कि ये जो हमारा ससेप्टिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर के साथ डायमैग्नेटिक में किस तरीके से बिहेव करता है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ससेप्टिबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, यानी ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट रहती है और ससेप्टिबिलिटी लेस देन 1 रहती है या नेगेटिव रहती है, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हम आगे और बात करना चाहेंगे, कुछ चीजों को लेना चाहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसमें कंक्लूड करके हमने लास्ट में दिया कि द मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लास्ट सो लॉन्ग एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज अप्लाइड। देखिए जैसे ही हम जो है बात करेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखने की, तो जैसे ही हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटाएंगे वैसे ही इनसे जो इफेक्ट है वो हट जाएगा। ये क्लियरली कह रहा है मैग्नेटाइजेशन ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लास्ट सो लॉन्ग एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज अप्लाइड। जब तक आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड इसके ऊपर रखोगे तब तक इसके इफेक्ट्स आपको नजर आएंगे, इसके बाद इफेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। इसके बाद है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। बस हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है जिन प्रॉपर्टीज को एक स्मॉल एक्सटेंट में एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा शो करते हैं। बस इतना अंतर होता है इसमें। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रॉपर्टीज हम लोग पैरामैग्नेटिक के लिए पढ़ रहे हैं वही प्रॉपर्टीज हमारी ऑलमोस्ट किसके लिए हैं, फेरोमैग्नेटिक के लिए हैं। फेरोमैग्नेटिक तीसरा टाइप का हमारा मटेरियल है। तो देखिए क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात हम करते हैं तो देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑब्वियस है यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ साउथ हो गया, यहाँ साउथ हो गया। अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को आप प्लेस करेंगे तो नो डाउट यहाँ पे साउथ डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ डेवलप हो जाएगा। किसके अंदर, आपके स्पेसिमेन के अंदर। तो ये उसी डायरेक्शन में डेवलप हो गया जिस डायरेक्शन में आपने अप्लाई किया था मैग्नेटाइजिंग फील्ड, लेकिन स्मॉल एक्सटेंट तक होगा। या क्लियरली मेंशन किया है हमने, फीबली अट्रैक्ट्स, यानी स्मॉल एक्सटेंट में मैग्नेटाइजिंग फील्ड के साथ ये अट्रैक्ट होते हैं। कौन, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए मैग्नीज है, एल्युमिनियम है, क्रोमियम है, प्लेटिनम है, सोडियम है, कॉपर है।
देखिए सोडियम क्लोराइड जो था यानी नमक जो था वो डाईमैग्नेटिक था, लेकिन अगर मैं सोडियम आयन की बात करता हूं, सोडियम की बात करता हूं, तो इट विल बी व्हाट, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। फिर इसके बाद में कॉपर क्लोराइड है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को यहाँ पे एचटीपी पे लेना है, वहां हमें नाइट्रोजन को एचटीपी पे लेना था। तो आप ये ध्यान रखेंगे, कई बार तो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन इन एग्जांपल्स के ऊपर ही बन जाता है डियर स्टूडेंट्स, या वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देता है, इनमें से कोई भी एक एग्जांपल ले लेता है और कहता है कि जी उसका बिहेवियर शो करो डायग्राम की हेल्प से इसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ऑब्वियसली जो डायग्राम हमने ऊपर बना के दिखाया था वैसे ही कुछ डायग्राम आपको डाईमैग्नेटिक के लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए, फेरोमैग्नेटिक के लिए बना करके दिखाने होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को लेकर के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करना चाहेंगे। देखिए ये डायग्राम अगेन वैसा ही कुछ डायग्राम है जैसा हमने ऊपर पढ़ा था, लेकिन ऊपर क्या रहा था, रिपल्सन हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, नॉर्थ साउथ पोल्स हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के, तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन गया। इसके अंदर अगर मैंने ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस डाल दिया तो पहले तो इसका इंडक्शन देखिए, यहां नॉर्थ है तो यहां साउथ बन जाएगा, यहां साउथ है तो यहां नॉर्थ बन जाएगा। दूसरी तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कोशिश करेंगी कि इसके अंदर से पास हो। अब बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि यहां से बहुत सारी भीड़ जा रही थी, रश जा रहा था, और पता लगा यहां बीच में कोई एक अच्छी चीज है, खुशबू आ रही है या व्हाटएवर सो, बहुत अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो सारी भीड़ जो है वो कोशिश करती है कि इसके पास से निकल करके जाए। तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू व्हाट, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब यही प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूंगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में इनकी कर्वेचर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जो दूर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी इसके अंदर से पास आउट होने की कोशिश करेंगे। देयर इज अ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू बिहेवियर ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहां लिक्विड्स की बात करें तो सेम कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। अगेन आप ध्यान रखिए कि आपको यहां पे जो गैप है इनके बीच का, इसको ध्यान से दिखाना होगा। नॉर्मली बुक्स में ये एक्सप्लेन नहीं होता, तो फिर मैं एक बार आपको समझा देना चाहूंगा कि देखिए ये मेरे पास में अगर यहाँ पे गैप कम है तो अलग सिचुएशन होगी, और अगर ये गैप ज्यादा है तो अलग सिचुएशन होगी। अगेन ध्यान रहे, अगर ये गैप कम है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड सॉरी, अगर ये गैप कम है तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा, और सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से यहां पे मेरे को मैग्नेटिज्म ज्यादा मिलेगा, और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है दे विल बी कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर। अगर ये गैप ज्यादा है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड मेरा कंपैरेटिवली लेस मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड लेस मिलेगा तो नो डाउट जो कॉर्नर्स हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो यहां पर क्या होगा, ये अट्रैक्शन की वजह से क्या बना लेंगे, माउंट बना लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही अगला डायग्राम हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए मेरे पास ये फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, कि ये कोई एक रॉड है और मैं ऐसे फ्री टू सस्पेंड यहां पे छोड़ देता हूं, किसके अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये अपने आप को इस तरह से अलाइन करेगी कि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास हो, यानी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से ये पास होने दे। इस तरह का बिहेव करेगी पैरामैग्नेटिक के लिए और फेरोमैग्नेटिक के लिए, दोनों के लिए सेम बिहेवियर आप लोगों को मिलता है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे पैरामैग्नेटिज्म के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली हमने कुछ चीजों को दिया भी है। A paramagnetic material develops small magnetization in the direction of the magnetizing field, so its susceptibility has small but positive. Susceptibility जो होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की वो पॉजिटिव होती है, बेशक स्मॉल होती है। यहाँ अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूंगा तो susceptibility for एल्युमिनियम is 1.8 into 10⁻⁻⁶, that is no doubt positive but very less. अगर मैं रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करता हूं तो मुझे पता है μr = 1 + chi m होता है, यहां से मैं देखता हूं तो स्लाइटली इट इज ग्रेटर देन 1। तो डियर स्टूडेंट्स अगेन यहां से एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन, एनसीईआरटी में एक छोटी सी टेबल आप लोगों को प्रोवाइडेड होती है, उस टेबल के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस होता है बस यही लेकर के कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं तो उनकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होगी। डियर स्टूडेंट्स टेंपरेचर के साथ में अगर मैं ससेप्टिबिलिटी की बात करता हूं
तो यहाँ ये ग्राफ मेरे को देखने के लिए मिलता है, इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, बड़ी मजेदार सी चीजें मिलेंगी। देखिए यहां अगर मैं टेम्परेचर के साथ में ससेप्टिबिलिटी को कंपेयर करता हूं, वो किसकी है, पैरामैग्नेटिक की है। तो पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर में बढ़ाऊंगा इनकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो कम होती चली जाएगी, यानी नियर टू जीरो आती चली जाएगी। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि अगर मैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज करता हूं तो दे विल डीमैग्नेटाइज, उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो रिड्यूस होती चली जाएंगी, खत्म होती चली जाएंगी, मैं ऐसा कह सकता हूं। दैट इज द कॉन्सेप्ट। अगर मैं इस चीज को डिस्कस करता हूं फॉर ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ये यहां पे क्लियर कर रहा है फॉर ए गिवन टेम्परेचर, इसका मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो इस पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड के, और hence why the susceptibility and the permeability do not show any variation with the field। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये ससेप्टिबिलिटी और जो रिलेटिव परमेबिलिटी है कोई भी बिहेवियर चेंज शो नहीं करती, यानी कांस्टेंट बिहेवियर रहता है। तो जब भी मैं बात करूंगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बात मुझे करनी चाहिए। अगर टेम्परेचर मेरा चेंज होता है, स्पेशली अगर टेम्परेचर मेरा बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में जो मैग्नेटाइजेशन है वो कम होता चला जाएगा, ससेप्टिबिलिटी कम होती चली जाएगी और नियर अबाउट टू जीरो आ जाएगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट। लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं होगी। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को आप कितना भी हीट अप करेंगे उसको डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स कुछ और फैक्ट्स के बारे में रिलेटेड टू as soon as the magnetizing field is removed the paramagnetic substance lose its magnetism। जैसे ही जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है मैग्नेटाइजेशन के लिए उसको हटाएंगे तो जो भी इफेक्ट्स हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट मैग्नेटिक टाइप मटेरियल्स। These are ferromagnetic substances। Dear students, ferromagnetic substances आप सब लोग जानते हैं ऐसे substances जो मैग्नेटिज्म को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहेंगे। यहां क्लियरली हमने मेंशन किया हुआ है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होता है। अगर आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई स्पेसिमेन प्लेस करेंगे तो नो डाउट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन इसमें डेवलप हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होगा। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स की फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। अगेन दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स। जितनी भी चीजें जो मैग्नेट्स के साथ में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं उनको हम लोग कह सकते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डियर स्टूडेंट्स अगेन हम लोग बात करेंगे रिलेटिव परमेबिलिटी की, ससेप्टिबिलिटी की। तो निश्चित रूप से मच हाई, बहुत ज्यादा हाई वैल्यूज इनकी होंगी। एग्जांपल के लिए हम लोग बात करते हैं तो आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है और गैडोलियम है, इस तरह के जो एलॉय हैं, और ब्लैक ऑक्साइड आयरन हम लोगों ने पढ़ा था, वो भी हमारा क्या था, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था। तो देखिए जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन उसी डायरेक्शन में डेवलप करते हैं। उसी फिगर को हम लोगों ने और एनहांस करके यहाँ पे शो करने की कोशिश की है। मैग्नेटाइजेशन होगा और निश्चित रूप से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके बाहर थी वो सारी की सारी कोशिश करेंगी इसी सब्सटेंस के अंदर से निकलने की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, देखें डियर स्टूडेंट्स, व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट मूव्स फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर। वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये ट्रैवल करना शुरू कर देती है। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैज ए लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। दिस इज बिकॉज़ chi m equals to m over h। नो डाउट they attain very high magnetization। तो इसलिए जो है निश्चित रूप से क्या होता है, काफी chi m की वैल्यू होती है। और यहाँ पे अगर हम देखें and m is very very large than h, इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया कि देखो बच्चों जितना हमने इस पे लगाया था उससे भी ज्यादा इन्होंने एक्वायर कर लिया। पॉसिबल सी बात है, क्या ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के केस में रिलेटिव परमेबिलिटी जो आयरन की होती है वो अराउंड 5000 होती है। तो बड़ा ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है हम लोगों को यहाँ से मिलता है। A ferromagnetic substance retains magnetism even after magnetizing field is removed। आप अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी जो बाहर से आपने कॉज लगाया हुआ है उस कॉज को हटा देंगे तो हटाने के बाद भी काफी समय तक
ये मैग्नेटाइजेशन को अटेन किए हुए रहती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके टीवी, रेडियो या व्हाटएवर सो टेप रिकॉर्डर में लगे हुए स्पीकर्स, जो स्पीकर्स होते हैं उनकी बैक साइड में जो मैग्नेट लगी होती है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की लगी होती है। तो वहां क्या होता है, वहां निश्चित रूप से हम काफी समय बाद तक भी उनके अंदर मैग्नेटिज्म को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब जो भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा था उसको टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे दिया है। इसके अंदर नया कुछ भी नहीं है, वही सारी की सारी चीजें हैं, लेकिन रिकॉल करने के लिए बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिए। यहाँ एक बात छोटी सी मैं क्लियर कर देना चाहूं कि अगर फेरोमैग्नेटिक टेम्परेचर का मैं बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा टेम्परेचर, तो निश्चित रूप से वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन कोई बच्चा कहे कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा करके उनको डायमैग्नेटिक बनाया जा सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। इवन दैट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अगर मैं बहुत ज्यादा कूल डाउन कर देता हूं, इनका टेम्परेचर बहुत कम कर देता हूं, तो इनको फेरोमैग्नेटिक तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन काफी हद तक इनका मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाता है। तो ये दोनों के बीच में एक खास बात आप लोगों को समझनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, यानी आपके पास मान लीजिए कोई मैग्नेट है, आप उसको सिंपल सा ले जाकर के क्या करते हैं, हीट अप करते हैं। और इवन यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है क्यूरी टेम्परेचर का, क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर पे जाकर के कोई भी सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे जो हमारा आयरन है, आयरन के लिए हमारा 1000 केल्विन क्यूरी टेम्परेचर होता है। यानी अगर मैं आयरन की मैग्नेट को 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, 1000 केल्विन टेम्परेचर तक हीटअप कर दूंगा, तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब उसको कूल डाउन करने पर वापस फेरोमैग्नेटिक नहीं बनाया जा सकता। तो बच्चों, क्यूरी टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट भी आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी 2 साल पहले उसका जो एम्स का एग्जाम था, नीट वाला जो एग्जाम था, दोनों में ही ये क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है। तो यहाँ बच्चों को कई बार चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या है, कैसे है। दिस फिर दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को टेम्परेचर बढ़ा करके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का टेम्परेचर बढ़ा करके डायमैग्नेटिक में चेंज नहीं किया जा सकता। इवन दैट पैरामैग्नेटिक टेम्परेचर का टेम्परेचर काफी कम करके इनको फेरोमैग्नेटिक में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। तो ये टेबल चूंकि बड़े फॉन्ट में बनी हुई है, तो आपको हो सकता है थोड़ा एब्जर्ड लग रही होगी। जो आपको क्या प्रिंटेड फॉर्मेट मिला है नोट्स का, उस प्रिंटेड फॉर्मेट के अंदर ये टेबल आपको कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे से विजिबल होगी। तो आप इन सारी चीजों को यहाँ से कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने कहा था कि एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है। डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट नंबर 5 जो है, इस पॉइंट नंबर 5 में एनसीईआरटी की जो टेबल है, उसी टेबल को हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डियर स्टूडेंट्स। इसके ऊपर सीबीएसई में ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन डिस्कस हो जाता है। यहां बस ध्यान ये रखना है कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उनकी ससेप्टिबिलिटी लेस देन 1 होती है, यानी नेगेटिव होती है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी मोर देन 1 होगी, लेकिन काफी कम होगी। और जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, इनकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो काफी ज्यादा होती है, किससे, 1 से। और सॉफ्ट आयरन के केस में यहाँ पे हर जगह 1000 लिखा हुआ है, आप ये 5000 कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये काफी ज्यादा होती है, नो डाउट। तो रिलेटिव परमेबिलिटी जो है वो 5000 होती है, इसकी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, जिसमें सॉफ्ट आयरन की बात हम लोग कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटिव परमेबिलिटी को लेकर के है। पहले हमने दिया था ससेप्टिबिलिटी का, दूसरा दिया रिलेटिविटी का। तो वो कई बार क्वेश्चन रिलेटिव परमेबिलिटी का पूछता है, कई बार ससेप्टिबिलिटी का पूछता है। तो ये दोनों अलग-अलग कलर से मैंने यहां दे रखे हैं। बोथ आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, आपको इन चीजों को याद रख लेना है, अपनी मेमोरी में डाल लेना है। फाइनल एग्जामिनेशन से पहले बार-बार रिपीट करके जाना है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्यूरी टेम्परेचर का कांसेप्ट था। यहाँ पे हम लोगों ने जो अभी बताया था आपको 2 मिनट पहले। फिर यहाँ कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को मिलेंगे, तो वो एग्जांपल्स आपको लर्न कर ही लेने हैं, नो डाउट।
हिस्टैरिसीस इफेक्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो हिस्टैरिसीस इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले ये वाला पॉइंट थोड़ा देख लें। पॉइंट नंबर 12 जो है कि जो डायनामिक सब्सटेंस होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, फिजिकल स्टेट जो है मटेरियल की कैसी रहती है, सॉलिड रहती है। और अच्छा नहीं, तीनों में ही है, ठीक है कोई बात नहीं, फिर इसमें कुछ नया भी पढ़ने के लिए जरूरत नहीं है। जो डायनामिक सब्सटेंस है, पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस है और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो उनमें अगर आप देखेंगे यहाँ डिफरेंशिएट करने के लिए, तो डाई में और पैरा में सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट्स हैं, लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में नॉर्मली सॉलिड्स हैं, यानी गैसेस जो हैं या लिक्विड्स जो हैं वो फेरोमैग्नेटिक नहीं होते। ये बात हम लोगों को यहां से एक नई और देख लेनी है। जनरली सॉलिड्स ही हमारे फेरोमैग्नेटिक होते हैं, तो ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट हम दिमाग में डाल सकते हैं कि जो गैसेस होंगी और जो लिक्विड होंगी वो फेरोमैग्नेटिक जनरली नहीं होते, जबकि जो हमारे डाईमैग्नेटिक हैं और पैरामैग्नेटिक हैं दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स हिस्टैरिसीस। देखिए सिलेबस में तो हिस्टैरिसीस हमारे में नहीं है, लेकिन फिर भी हिस्टैरिसीस को मुझे यहाँ जरूर पढ़ना चाहिए, एक ब्रीफिंग मेरे को करनी चाहिए, क्योंकि आगे मैं ट्रांसफार्मर की कोर्स बनाऊंगा, उसमें ये हिस्टैरिसीस का कॉन्सेप्ट मेरे से कई बार डिस्कस हो जाता है, तो मुझे यहाँ पे पढ़ लेना चाहिए। देखिए हिस्टैरिसीस का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए है, डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए हिस्टैरिसीस का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां हम लोग करते क्या है, हम लोग बेसिकली एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसके बीच में, I और H के बीच में या B और H के बीच में। नॉर्मली आपके बुक्स में B और H के बीच में ग्राफ जो है प्लॉट किया हुआ दे रखा होता है। यहां बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने एक कोई सपोज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ले लिया, इसको मैं कहता हूं स्पेसिमेन। अब इस स्पेसिमेन के बाहर मैंने कोई मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा दिया, इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड को मैं B कह रहा हूं, और फिर इसने जो एक्वायर किया उसको मैं I कहता हूं, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो मैं B और I के बीच में या B और H के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं, उसी ग्राफ को मैं क्या कहता हूं, हिस्टैरिसीस कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स यहां आगे कुछ और दे रखी है, एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H वेरीज द मैग्नेटाइजिंग इंडक्शन B, यानी जो आप B लगाओगे उसी के करस्पॉन्डिंग H जो है वो वेरी करेगा। डज नॉट वेरी लीनियरली, इनमें जो वेरिएशन होता है वो लीनियर नहीं होता, सेम नहीं होता, तो इसके लिए हम लोग एक ग्राफ बना देते हैं, उसी ग्राफ को हिस्टैरिसीस ग्राफ या हिस्टैरिसीस लूप के नाम से जानते हैं। देखिए ये ग्राफ है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, यहीं से हमारी काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे एज यूजुअल, और न्यूमेरिकल के बाद में क्लास आपकी डिसवर्स हो जाएगी, बड़ी छोटी सी क्लास, बढ़िया सी क्लास, थ्योरेटिकल क्लास। देखिए हमने क्या किया, यहां सिंपल सा ये एक क्या स्पेसिमेन ले लिया, और इस स्पेसिमेन के ऊपर बाहर से एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा दिया जिसको मैं B कहता हूं। अब B मैंने इसके ऊपर लगाया और इसके ऊपर इफेक्टिव हुआ H, ये बात हमने पहले भी की थी, फिर बता रहे हैं, और इसके यूनिट वॉल्यूम ने जो एक्वायर किया उसको कहा मैंने I। अब नो डाउट एक मेरे पास पैरामीटर है B, दूसरा पैरामीटर है H और तीसरा पैरामीटर है I। B जो हमने अप्लाई किया है, H जो एप्लीकेबल है, और I जो इसने रिटेन किया है या इसने एक्वायर किया है पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैं ग्राफ की बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर H और B के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रखा है, आप लोग भी H और B के बीच में ही ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे जैसे मैं H की वैल्यू बढ़ाता हूं वैसे वैसे B की वैल्यू बढ़ती है, एक सर्टेन वैल्यू ऑफ H तक B मेरा जीरो क्या रहता है, B जीरो रहता है। इसके बाद जैसे जैसे H बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा ये B बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद सैचुरेशन हो जाएगा, मैं कितना भी H बढ़ाऊं मेरा B जो है वो कांस्टेंट रहेगा। फिर मैं वापस लाता हूं H की वैल्यूज को, वापस ला करके मैं अगर H की वैल्यू को जीरो भी कर दूं, देखिए मैंने H की वैल्यू को जीरो कर दिया, फिर भी इसमें क्या B कुछ बना रहता है। मैं इसकी जगह पे I ले लेता हूं, थोड़ा और आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैंने H को नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी जो ये पोलरिटी लगा रखी थी, इस पोलरिटी को मैंने अपोजिट कर दिया। ऑब्वियस है B की पोलरिटी चेंज होगी तो H की भी पोलरिटी चेंज हो जाएगी।
ऐसी स्थिति में मैं क्या देखता हूं, यहां तक ये कुछ न कुछ रिटेन किए हुए रहता है, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं रिटेनटिविटी। क्या कहते हैं बच्चों, रिटेनटिविटी। इसके बाद अगर मैं H को नेगेटिव डायरेक्शन में लगाता हूं या B को नेगेटिव डायरेक्शन में लगाता हूं, तो ऐसी स्थिति में ये मेरा यहां तक पहुंचता है। अब इसके बाद अगर मैं H को और माइनस में ले जाऊंगा तो ये बढ़ेगा नहीं, फिर ये मेरा सैचुरेशन में आ जाएगा। फिर फर्दर मैं अपने ग्राफ को रिपीट करता हूं, क्या करता हूं, H की वैल्यूज को 0 की तरफ ले जाता हूं, तो ये मेरे को कॉन्सेप्ट मिल गया। फर्दर मैं फिर H की वैल्यूज को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेता हूं, तो ये मिल गया। डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट ये जो मेरे पास I वाला एक्सिस है, इसके ऊपर जो वैल्यूज हैं दे आर टर्म्ड एज रिटेनटिविटी और दैट इज टर्म्ड एज कोरेसिविटी। तो डियर स्टूडेंट्स, रिटेनटिविटी और कोरेसिविटी, रिटेनटिविटी का सीधा सा मतलब होता है याद रखने की क्षमता, और कोरेसिविटी का मतलब होता है भूलने की क्षमता। तो कुछ हौच-पौच सा आप लोगों को ये ग्राफ लग सकता है, तो डोंट वरी, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इसके में नहीं जाना है। बस रिटेनटिविटी याद करने की क्षमता, कोरेसिविटी भूलने की क्षमता, यानी कोई भी स्पेसिमेन किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइजेशन को रिटेन करता है, दैट इज रिटेनटिविटी। और कोई भी एक्सटेंट, कोई भी स्पेसिमेन अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाने से जल्दी से भूल जाता है, भूलने की कोशिश करता है, दैट इज कोरेसिविटी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दो चीजें हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। बस इसका जो ग्राफ का एरिया है वो हम लोगों को कंसीडरेशन में लेना है। अभी हम लोग यहाँ क्या बनाएंगे, मैग्नेट्स बनाएंगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाएंगे, अगली क्लास में बनाएंगे। तो वहां क्या होगा, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में कुछ परमानेंट मैग्नेट होंगे, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट होंगे और कुछ टेम्परेरी मैग्नेट्स होंगे। तो हमें इस हिस्टेरेसिस के बेसिस पर ये बताना होता है कि कौन सा मटेरियल परमानेंट मैग्नेट के लिए सूटेबल है, कौन सा हमारा जो टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं उनके लिए सूटेबल है। बाकी एक छोटी सी बात मैं और बता दूं कि देखिए, जहां एनर्जी लॉसेस का कॉन्सेप्ट आता है, एनर्जी लॉसेस कब होते हैं, जब हम किसी स्पेसिमेन को मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रख करके मैग्नेटाइज करने की कोशिश करते हैं। अब मैग्नेटाइज करें या डिमैग्नेटाइज करें, पहले मान लीजिए हमने किसी स्पेसिमेन को लिया और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया तो उसमें मैग्नेटाइजेशन हुआ। अब जितना हम लोगों ने वर्क किया था उसके ऊपर उतना वर्क तो वो अटेन करता नहीं, यानी 100% तो मैग्नेटाइजेशन होता नहीं, यानी कुछ लॉसेस हो गए। तो वो लॉसेस जो है जनरली हीट की फॉर्म में निकल करके आते हैं। तो उन लॉसेस को मैं इस ग्राफ से दिखा सकता हूं। नो डाउट जितनी ज्यादा कोरेसिविटी होगी, जितना ज्यादा इस ग्राफ का एरिया होगा, उतने ही लॉसेस होंगे किस समय, मैग्नेटाइज करने में। अब इसका उल्टा भी है, मान लीजिए मेरे पास कोई फेरोमैग्नेट है, फेरोमैग्नेट है, उस मैग्नेट का मैग्नेटाइजेशन मैं खत्म करना चाहता हूं, जीरो करना चाहता हूं। तो एक तो तरीका है मेरे पास, मैं उसको हीट अप कर दूं। दूसरा तरीका यह है कि जिस ओरिएंटेशन में मेरे पास मैग्नेट है उसके अपोजिट ओरिएंटेशन का बाहर से कोई मैग्नेटाइजिंग फील्ड उसके ऊपर अप्लाई कर दूं, तो धीमे धीमे करके वो क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन उसका खत्म हो जाएगा। तो नो डाउट डीमैग्नेटाइज करने के लिए, मैग्नेटाइजेशन को खत्म करने के लिए कुछ वर्क डन मेरे को करना पड़ता है, कुछ एनर्जी मेरी खर्च होती है। वो एनर्जी इस हिस्टेरेसिस लूप की हेल्प से निकाली जा सकती है। इस हिस्टेरेसिस लूप का एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही एनर्जी खर्च होगी डीमैग्नेटाइज करने में। सेम कॉन्सेप्ट, मैग्नेटाइज करने में भी एनर्जी खर्च होगी, डीमैग्नेटाइज करने में भी एनर्जी खर्च होगी। तो नो डाउट ऐसे मैग्नेट्स जिनको बार बार मुझे मैग्नेटाइज करना है, डीमैग्नेटाइज करना है, मैग्नेटाइज करना है, डीमैग्नेटाइज करना है, वो ऐसे हिस्टेरेसिस लूप वाले होने चाहिए जिनका एरिया कम से कम है, यानी जिनमें लॉसेस कम से कम होंगे अगर मैं बार बार मैग्नेटाइज करता हूं, बार बार डीमैग्नेटाइज करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था किसका, हिस्टेरेसिस का लेकर के। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, वरना तो जो नेक्स्ट क्लास हम लोगों की होगी उसमें हम लोग फर्दर इसी चीज को फिर दोबारा से डिस्कस करने वाले हैं, यही चीज है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आज की क्लास में जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में नहीं आना चाहिए, समझ में तो आज भी आना चाहिए, लेकिन जब रिपीट हो जाएगा तो नो डाउट और अच्छे से समझ में आप लोगों को आ जाएगा। ये तो आपको पता ही है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज को जितने बार पढ़ेंगे उसमें आपको नई नई चीजें उतनी ही समझ में आती चली जाएंगी, कॉन्सेप्ट उतने ही ज्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ निश्चित रूप से एक थोड़ा सा प्रोफेशनल बात भी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। फिजिक्स के जिन टीचर्स का सिलेबस सबसे ज्यादा आगे चल रहा होता है वो हमेशा परेशान रहते हैं। क्यों परेशान रहते हैं? स्टूडेंट उनसे फर्स्ट टाइम में कोई
कॉन्सेप्ट ग्रेस्प कर रहा होता है, तो उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाती अगर उसी टॉपिक को कोई दूसरा टीचर, तीसरा टॉपिक या वही टीचर चौथी बार आपको पढ़ाता है। तो नो डाउट आपके पास में तरीका है, ये जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लासेस मिल रही हैं, बार बार इन क्लासेस को रिपीट कीजिए। जब भी आपको टाइम मिलता है, जिन कॉन्सेप्ट्स को आपको लगता है कि मेरे को मुश्किल लग रहा है, अंडरस्टैंडिंग मेरी कम हो रही है, उन्हीं टॉपिक्स को बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, तो नो डाउट आपको वही चीजें बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगी। और जहां फिजिक्स की चीजें आपको समझ में आने लगी, मजा आ जाएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है। चलिए हिस्टैरिसीस की बात मैं यहाँ खत्म करता हूँ। इसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करते हैं, और न्यूमेरिकल के बाद आज की क्लास को ओवर करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें फिर एक क्लास और बचेगी, तो ये हमारा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप सब लोगों को पता है कि एनसीईआरटी जो क्वेश्चन होते हैं वो नो डाउट अपने आप में काफी कुछ इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। ये कहता है ऑब्टेन द अर्थ्स मैग्नेटाइजेशन, एज्यूम दैट द अर्थ फील्ड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय ए gained bar of magnetic moment 8.0 into 10 power 22 ampere meter square. The earth radius is 6400 किलोमीटर। डियर स्टूडेंट्स पहली यूनिट की बात करता हूं तो वो तो एसआई यूनिट में है, मुझे कुछ करना नहीं है, एम्पियर मीटर स्क्वायर है। दूसरी किलोमीटर में है रेडियस, तो इसको मेरे को एसआई में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम तो मैंने यहाँ पे ये कर लिया कि इस 6400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दिया। अब हम मैग्नेटाइजेशन की बात करें तो मैग्नेटाइजेशन हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम लोग पढ़ के आए हैं। क्वेश्चन बेशक लंबा था लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, छोटा सा है। क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I इक्वल्स टू m by b, वेयर नो डाउट m क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और v क्या है? वॉल्यूम है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये आ गया हमारा, क्या था? a m स्क्वायर। आपको याद होगा m कैपिटल M इक्वल्स टू I इंटू a था। ये जनरल फॉर्मूला है, बेशक इसमें कहीं करंट का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में भी आप लाते हो, और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में क्या लेके आ रहे थे? m इक्वल्स टू 2l इंटू स्मॉल m, या कुछ जगह हम लोगों ने स्मॉल क्यू m लिखा था। तो डियर स्टूडेंट दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आपका हो सकता है, दोनों से ही जो यूनिट है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर आती है। तो इस यूनिट को देखते ही हमें पता लग जाता है कि ये क्वांटिटी जो है वो कैपिटल M है। इसको मैं यहाँ करेक्ट कर देता हूँ, दैट इज नॉट स्मॉल m, दैट इज कैपिटल M। हालांकि कुछ बुक्स में आपको ये स्मॉल m ही लिखा मिलेगा, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि स्मॉल m ये गलत लिखा हुआ था, लेकिन हम लोगों ने अपनी बुक में फ्रॉम बिगिनिंग इसको कैपिटल M से ही डिनोट किया है, तो वी गो फॉर कैपिटल M, वेक्टर क्वांटिटी है नो डाउट। अब इसमें वैल्यूज मैंने प्लेस किए हैं सिंपल सा, और वैल्यूज प्लेस करके जब मैं आंसर निकालने की बात करता हूं तो बड़ा प्यारा सा आंसर मेरे को यहां से मिल जाता है, m/4/3 पाई r क्यूब। अब चूंकि अर्थ है तो स्फेरिकल हम लोग इसको लेके चलते हैं, स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो यू हैव टू प्लेस द वैल्यू एंड गेट योर आंसर, दैट इज द कांसेप्ट। तो डियर स्टूडेंट्स ये कांसेप्ट था। अब देखो यहाँ एक छोटा सा कांसेप्ट और आगे दे रखा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी ऑफ न्यू मेटल, दैट इज ये जो है ना एक एलॉय हम लोग बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं उनके लिए बनाते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। बस नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग छोड़ सकते हैं, फाइंड द मैक्सिमम रिलेटिव परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। तो इसके लिए नो डाउट थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो अगर आपको याद हो किसका ब्रिटिश मीन वाला कॉन्सेप्ट, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, सीबीएसई में तो फिर नहीं डिस्कस होगा आप लोगों से, लेकिन फिर भी मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ। क्वेश्चन दे रखा है तो जरूरी तो है ही, कुछ तो पता नहीं चाहिए मुझे इसमें। तो देखिए ब्रिटिश मीन वाला कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, 77% निकल है तो इसका हम लोग डालेंगे 77% पार्ट, 16% आयरन है तो हम लोग 16% डालेंगे इसका पार्ट, 5% कॉपर है तो इसका अपना पार्ट डालेंगे। तो वेटेज मीन निकाल करके हम लोग यहाँ पर रिलेटिव परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को आप लोग लास्ट वाले को छोड़ सकते हैं, इसको ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि मैक्सिमम परमेबिलिटी यानी जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हम लोगों को बनाने होते हैं, बहुत अच्छे जो मैग्नेट्स बनाने होते हैं, उनके लिए निकिल, आयरन, कॉपर और क्रोमियम, इनका एक एलॉय हम लोग बनाते हैं, और जिसमें परसेंटेज हम लोगों को 77% निकिल, 16% आयरन, 5% कॉपर एंड 2% क्रोमियम होता है।
तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसका एक छोटा जो एस्पेक्ट है वो आप समझ लीजिए, इसको हमने हाईलाइट कर रखा है, बाकी न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं उनको जरूर करना चाहिए। वेटेज मीन वाला कॉन्सेप्ट है, मैं हिंट कर दे रहा हूं, वेटेज मीन वाला जो कॉन्सेप्ट है आप लोग जो मैथ में पढ़ के आते हो, दैट्स द कॉन्सेप्ट। अब जो आगे की बातें हैं डियर स्टूडेंट्स उनको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, कीप सेफ, बी सेफ।